आज हम हिंदी सेकंड में लेसन 9 संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा जैसा कि आप लोग जब से हिंदी पढ़ रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं, तब से आप संज्ञा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ मुझे लगता है आपको ज़्यादा विस्तार से समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसको संक्षेप में समझाऊंगी तो आपके समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले संज्ञा आप जानते ही हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये सब आपको सबसे अब तक पता चली गया होगा। इसके बाद है संज्ञा के भेद। संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कौन सा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई और ये सब जो हैं, और श्री रामचरितमानस, ये सब विशेष जगह, विशेष शहर, विशेष पुस्तक का नाम है। तो ये हो गई हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जैसे नदी में नाव चल रही है, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, आपको दिख रहा है। तो जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं, यानी लड़के पूरी समय लड़की का हो गया संज्ञा का कहलाती है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नदी पूरी नदी के बारे में बता रहे हैं तो इसको हम जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष, भाव यानी गुण, अच्छाई बुराई, दोष और अवस्था यानी बुढ़ापा, जवानी, ये सब का बोध होता है, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अहिंसा, लिखावट, ये शब्द जो है भाव है एक, तो इसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण संज्ञा के निम्नलिखित रूपों को भी संज्ञा का भेद मानते हैं। कौन कौन सी? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा तो जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय यानी किसी या समूह का बोध कराते हैं उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी बहुत सारे लोगों का बोध कराते हैं उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सैनिकों की टुकड़ी आ रही है, झुंड बनाकर चलो। तो झुंड आदमियों का हो गया और टुकड़ी जो हो गई सैनिकों की एक सेना हो गई, तो इसको हमने टुकड़ी का नाम दिया। इसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो किसी पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थ यानी बहने वाला जो भी पदार्थ होता है उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल और स्टील, पीतल, ये भी द्रव्यवाचक वस्तुओं से ठोस बनाए जाते हैं। तो एक संज्ञा पद का दूसरे संज्ञा पद के रूप में प्रयोग कैसे होता है? कभी जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा पद एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर दिए जाते हैं, अर्थात जातिवाचक का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में और व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में। व्यक्तिवाचक संज्ञा का या जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है। कुछ व्यक्तियों के जीवन में प्राय अन्य लोगों के जीवन से भिन्न कोई ऐसी विशेषता, गुण अथवा अनुगुण होता है जिसके कारण उनका नाम उस गुण या अवगुण का प्रतिनिधित्व करने लगता है। ऐसी स्थिति में वह नाम व्यक्ति विशेष का नाम ना होकर जातिवाचक शब्द बन जाता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र का नाम सत्यवादी के लिए प्रसिद्ध है, और इसी प्रकार आज के युग में जयचंद्रों की कमी नहीं, सीता सावित्री का देश कहा जाता है, देश जो है। इसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। अब कभी कभी कुछ जातिवाचक शब्द किसी व्यक्ति विशेष या विशेष स्थान या स्थान विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, तब वे जातिवाचक का बोध न कराकर एक व्यक्ति का स्थान या स्थान का बोध कराते हैं। जैसे स्वतंत्रता के बाद पंडित जी ने देश की बागडोर संभाली, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा जी ने अहिंसा का महत्व समझा, यानी महात्मा गांधी। इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। फिर आता प्राय भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है, किंतु जब भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में हो जाते हैं तब वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हम सभी में बुराइयां पाई जाती हैं, दूरियों से अपनापन कम नहीं होता, ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए मेहनत करो। तो हिंदी के भाववाचक संज्ञा शब्द में मूल शब्द तथा यौगिक शब्द दोनों ही पाए जाते हैं, और मूल भाववाचक संज्ञा शब्द हैं डर, दुख, सुख, मृत्यु, घृणा, दया, शोभ, प्रेम आदि। इसके बाद यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना कैसे होती है? यौगिक भाववाचक शब्दों की रचना निम्नलिखित 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक से, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। इसके बाद सर्वनाम से, जैसे अहम का अहंकार, अपना का अपनत्व, स्व का स्वत्व, पराया का परायापन, मम का ममत्व। इसके बाद आता है विशेषण से। विशेषण से भाववाचक गंभीर का गंभीरता, तीव्र का तीव्रता, धीर का धीरता। इसी तरह कुछ उदाहरण इधर दिख रहे हैं, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे से समझने होंगे। इसके बाद क्रिया से। क्रिया है उतारना, गिनना, रोना, दहाड़ना। इसको भाववाचक में उतराई, गिनती, रुलाई, दहाड़, उलझन। इसी तरह से इधर के हैं लिखना का लिखाई, सीखना का सिखाई, कसना का कसावट, गरजना का गर्जन, काटना का कटाई, चीखना का चीख, तेलना का
कैपिटल I। इसके बाद अव्यय से, अव्यय हो गया तेज, उसका भाववाचक हो तेजी, देर, देरी, निकट, निकटता, पीछे, पीछा। ये कुछ और वर्ड हैं, ये कुछ और वर्ड हैं। इसके साथ ही पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा।